ओके, सो लास्ट टाइम जो बच्चे नहीं थे उनके लिए मैं रिपीट कर दूं, हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा बोन्स का, उनके अलाइनमेंट, पोजीशंस, देयर नेम। उसके साथ साथ कुछ जॉइंट रिलेटेड चीजें, एस्पेक्ट्स हमने पढ़े कि व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ जॉइंट्स। एनीवन हु वाज प्रेजेंट इन द लास्ट लेक्चर, उनको याद है एग्जैक्टली जॉइंट्स में कितने जॉइंट्स हमने पढ़े थे? We will just refresh our memory of joints, और उसके बाद बस एंड का पोर्शन रह गया है, that is mainly related to the movement phenomena, और second part related to the disorders. Yes, Mehak. मैम फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में, एंड देन द लास्ट वन वाज साइनोवियल जॉइंट्स। तो फाइब्रस जॉइंट्स वो थे जो कि मूवमेंट नहीं करते हैं, उन मतलब वो लोग बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। एंड कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स वर जो पार्शियल मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे कि हमारे जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम। एंड देन साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें 5 जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। द फर्स्ट वन वाज बॉल एंड सॉकेट, देन हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। ओके, वेरी गुड। कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल होता है ना पाइवोट जॉइंट। सॉरी हम कार्टिलेजिनस जॉइंट का ही एग्जांपल है ना पाइवोट जॉइंट, मतलब जो एटलस और एक्सिस के बीच में। करेक्ट। यस, ओके ध्रुव। हाँ, सो आज हमें क्या करना है, बेसिक हमें कॉन्सेप्ट जो अब रह गए हैं लास्ट के पोर्शंस वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। एक्सक्रीटरी वाला जो चैप्टर है, एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन, वहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे बिकॉज उसका भी नहीं हुआ था। सो आई हैव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर आल्सो एंड आल्सो फ्रॉम दिस वन। ओके, वो रेस्पिरेशन का हो गया था ना शायद से। राइट, रेस्पिरेशन टिल सर्कुलेशन आई थिंक वी आर फिनिश्ड। आफ्टर सर्कुलेशन हमने नहीं किया था, सो ये 2 चैप्टर में साथ में आज ले लेती हूँ। सो मीनवाइल अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन या फिर कोई चीज का कोई डाउट्स अगर आपको है, यू कैन आस्क मीनवाइल। मैम वो मेरे को बस बोन के स्ट्रक्चर का डाउट था, वो उस दिन रिजॉल्व हो गया था। ओके। एक और चीज मैंने लास्ट टाइम आई थिंक मैंने हायोइड, वो प्रेजेंटेशन में हायोइड जॉइंट एंड ऑसिकल्स नहीं थे बिकॉज वो ऑलरेडी दूसरे चैप्टर से भी कनेक्टेड हैं, बट आज मैं फिर से आपको वो दिखा देती हूँ एटलीस्ट, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दोज हु हैवंट सीन। वो हायोइड बोन वही है ना, वो जो राइट, कैन यू ऑल सी द पिक्चर? मैम वो जो यस एवरीवन, कैन यू ऑल सी? थायराइड ग्लैंड और उसके वहां प्रेजेंट होता है। राइट, यू कैन सी ये हमारा जो वॉइस बॉक्स, जो लैरिंग्स है, उसके ऊपर जो है हायोइड बोन प्रेजेंट है, एंड हाउ इट इज कनेक्टेड यू ऑल कैन सी कि ये किस तरीके से कनेक्टेड है। सो बेसिकली अगर इसका स्ट्रक्चर आप बाहर निकाल के देखोगे, इट विल बी लाइक हॉर्स शू शेप्ड। ओके, सो इनके ऊपर मीन्स इनके थोड़े बहुत ओवरऑल लेबलिंग की हुई है। 3 पार्ट्स आपको ध्यान में रखना है। एक इसका लॉन्ग हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है, दैट यू कैन सी। ओके, दूसरा इसका लेसर हॉर्न आपको दिख रहा है, यानी स्मॉल प्रोजेक्शन इस बोन का। थर्ड पार्ट है द बॉडी, जैसे वर्टिब्रा के टाइम पे आपने बॉडी देखा था, एग्जैक्टली वैसा ही वो बॉडी प्रेजेंट है, यानी थिकर रीजन जो कि एग्जैक्टली अबव वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस इज द होल बेसिक स्ट्रक्चर। यही 3 लेबलिंग है जो आपको समझना है ऑफ हायोइड बोन। ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं दिखाई थी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू। मैम यस मैम, ये भी ऊपर जाके एटलस से आर्टिकुलेट हो रहा है ना? राइट, करेक्ट। अदरवाइज हाउ इट इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द स्कल देन? कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक चाहिए ना, अदरवाइज हमारा कंटिन्यूएशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा फिर। सो बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग, उनसे अटैच्ड है वॉइस बॉक्स, उसको सस्पेंड करवा के रख रहा है वो।
प्लस ऑल्सो द थायराइड ग्लैंड। Yes, तो ma'am. वो अटैचमेंट के लिए उनका होना वहां पे जरूरी है, दैट्स व्हाई एक बोन वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज अबाउट Ma'am, और पूरा द नीचे ऑसिकल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आएगा। राइट, उसके नीचे रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज अबाउट द ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। 3 टाइप के बोन होते हैं, आपको याद रखना है MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट मेलियस, मिडिल पार्ट इनकस एंड देन स्टेप्स। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो 6 ऑसिकल्स दोनों ही साइड प्रेजेंट होते हैं, ये वाइब्रेशन एम्पलीफाई करने का काम करते हैं अलॉन्ग विद द ईयर ड्रम। ओके, सो ईयर ड्रम इस पोजीशन पे है। आप सेंसरी ऑर्गन्स में अभी पढ़ोगे, कुछ ही देर में आप पढ़ने वाले हो, मींस आफ्टर व्हेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा स्टार्ट होगा, उसमें आप सारे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में भी इन डिटेल में पढ़ोगे। सो इस पोर्शन में आपका ईयर ड्रम या टिम्पैनम जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट होता है। देन आफ्टर दिस कनाल दीज 3 बोन्स आर अटैच्ड। So this is the ear ossicles. ये मैं presentation में add कर दूंगी and then today I am going to send the presentation. दोनों ही ग्रुप में I will send. Okay. अब इसके बाद joints समझने के बाद एक बहुत ही important concept है, वो आपको समझना पड़ेगा कि how bone muscles एक साथ coordinate करके movement करवा रहे हैं। Exactly कौन से mechanism और phenomena के basis पे वो coordinate करवा रहे हैं, वो आप थोड़ा सा आज समझना। Everyone understands liver का मीनिंग क्या होता है? Not your liver, not gland. LIVER, no? Sorry, LEVER. LEVER. Yes, not your gland. Liver as a gland नहीं, physics वाला liver. हाँ, Okay. yes, ma'am. थोड़ा वो सिंपल मशीन। लीवर मोस्टली लीवर बोलते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करके बोलते हैं, जैसे हम लिवर ग्लैंड बोलते हैं, इसको लीवर कहा जाता है। सो अभी इसका काम क्या है, अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूं लिवर का, तो दैट विल बी हैंड पंप। देखा है ना, सबने ऑपरेट भी किया होगा, गांव में देखा होगा, किसी किसी के तो घर पे भी होगा शायद। सो हैंड पंप में क्या होता है, एक हैंडल, वो हैंडल और उसके अंदर क्या लगी रहती है, काइंड ऑफ सक्शन के लिए पुली टाइप लगी रहेगी, और आप क्या कर रहे हो, बार बार आप फोर्स दे रहे हो, तो वो चीज ऊपर या नीचे, अंदर का जो वॉशर होता है वो ऊपर या नीचे बार बार जाएगा, और उसके हिसाब से सक्शन क्रिएट होता है, तो पानी ऊपर आता है, कैपिलरी एक्शन में हेल्प करवाता है, और कुछ नहीं, हैंडपंप का यही काम है। सो एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट, यानी एक जगह पे फोर्स लगाने की वजह से कितने सारे वर्क हो रहे हैं। सो वही एक्शन यहाँ हमारी बॉडी में भी होता है। तो एग्जैक्टली मसल, कैसे मसल एंड बोन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड वर्क कंप्लीट करवाते हैं। आइडियली हमारी बॉडी में 3 टाइप के लिवर, मींस 3 टाइप के लिवर होते हैं। उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। जब भी अगर आपको एक पॉइंट पे फोर्स लगाना है और उसकी वजह से आप दूसरे पॉइंट में मूवमेंट करवाना चाहते हो, तो उसमें 3 चीजें ध्यान में रखना। लीवर तो चलो आप समझ गए, वो मैकेनिज्म को लिवर बोलते हैं, जहां पे कहीं पे एक पॉइंट पे मूवमेंट करवानी होती है। एक पॉइंट आता है दैट इज नोन एज फल्क्रम। फल्क्रम इज द सेंट्रल पॉइंट। 3 बातें याद रखना, सेंट्रल पॉइंट, जैसे कि फल्क्रम, सेंट्रल पॉइंट, एवरीवन हैव मस्ट नोटिस द डोर। आपको टॉर्क समझाने के लिए हमेशा डोर का एग्जांपल लिया होगा। तो टॉर्क में क्या होता है, एक पॉइंट हमेशा फिक्स्ड रहता है ना, अटैच्ड रहता है। तो यानी आपके डोर में बैक पॉइंट, जहां पे पिंस, नट बोल्ट और ये सब लगे हैं, दैट पॉइंट कैन बी द सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि वहीं पे वो चीजें जुड़ी हुई हैं एंड पूरा डोर जो है वो मूव कर रहा है। अब आजकल के डोर तो काफी फैंसी हो चुके हैं, तो कुछ तो डुअल साइड भी ओपन हो जाते हैं, कुछ बेंड हो जाते हैं, कुछ फोल्ड हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें क्यों हो पा रही है, क्योंकि बाकी जो उसकी बॉडी है, जो डोर की बॉडी है, वो उस तरीके से डिजाइन की गई है। अब यहाँ पे फल्क्रम एक सेंट्रल पॉइंट हो गया। वही फल्क्रम का काम हमारी बॉडी में, हमारे स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स करते हैं। ठीक है, जॉइंट्स इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको ये बात समझ में आए, जॉइंट्स एक्चुअली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है और मेन सेंट्रल पॉइंट है, जहां पे कि जो कि मूवमेंट अलाउ करता है। तभी आप अपने हैंड, लेग्स, नेक और अदर स्केलेटल पार्ट जो है वो बेंड कर पाते हो, मूव कर पाते हो। सो वो मूवमेंट अलाउ कर रहा है। उसके बाद 2 चीजें हैं, जब ये चीज होती है तो एक और पॉइंट निकलता है, दैट इज द इफेक्टर, कि इसकी वजह से इफेक्ट हुआ, मींस कहीं पे कुछ तो इफेक्ट हुआ, उसको बोलते हैं इफेक्टर। तो क्या इफेक्ट करवाना है आपको, आगे मूवमेंट लोकोमोशन वाइज करवाना है, या स्मॉल एक ही एक्सिस पे, यानी रोटेशनल होगा या एक्सियल मूवमेंट होगा, इस टाइप के मूवमेंट्स, दैट इज इफेक्टर।
और इसी के चीज में एक और फिनोमिना आ जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस, है ना। कोई भी फोर्स लगेगा तो उसका ऑपोजिट फोर्स लगने ही वाला है। सो रेजिस्टेंस भी कौन क्रिएट करेगा? द पार्ट ऑफ योर मसल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इनको सिंबल इस तरीके से अप्लाई किया जाता है, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कभी कभी इफेक्टर को एज एन एफर्ट भी बोल सकते हो कि ये एफर्ट लिया, या फिर आप इसे अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज अप्लाइड फोर्स ऑल्सो। तो अप्लाइड फोर्स, अगर आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे कहीं ना कहीं ए एफ भी एज अ सिंबल आप देख सकते हो, इधर ई और ए एफ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके अराउंड ये पूरे तीनों मिला के लिवर बनाते हैं। लिवर में ही एक सेंट्रल पॉइंट है, एक जगह पे एफर्ट लिया जा रहा है, एफर्ट मींस जो काम करवाना है वो, और उसके ऑपोजिट एक फोर्स लग रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस, और ये तीनों मिला के लिवर बनाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा हमारी बॉडी में है, ये क्या होता है? बोन्स का पुलिंग होता है। बोन्स आर पुल्ड। हाउ दे आर पुल्ड? एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स जनरेटेड by muscle contraction. Now read the statement and then tell me आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। बात समझ में आई? सो बोन्स को हम पुल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये पूरा चीज तो हो गया। इसमें ही 3 टाइप के लिवर होते हैं। इन्हीं तीनों फिनोमिना के ऊपर, उनके पोजीशन के ऊपर कि एग्जैक्टली उनका किसका पोजीशन सेंटर में होगा, उसके बेसिस पे 3 टाइप के लिवर होते हैं। सो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। 3 टाइप के लिवर जो आपको ध्यान में देना रखना है। सो फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। अब फर्स्ट क्लास का कंडीशन समझ लो। फर्स्ट क्लास लिवर में क्या हो रहा है? फर्स्ट क्लास लिवर में जो फल्क्रम है वो सेंट्रल पॉइंट है। सो एफ इज इन सेंटर, ठीक है। और इसके ऑपोजिट एफर्ट एंड रेजिस्टेंस है। दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। सो एक दूसरे के ऑपोजिट, और उनके सेंटर में अगर फल्क्रम है, सेंट्रल पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है, तो ये कंडीशन फर्स्ट क्लास होती है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कंसिडर योर एटलस। तो स्कल, इमेजिन दिस इज योर स्कल, और उसके ऊपर एटलस का मूवमेंट। तो स्कल और एटलस का जो मूवमेंट होता है, दैट इज द फर्स्ट क्लास मूवमेंट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जो आपके नेक मसल है, नेक मसल करता है पुलिंग। तो अगर नेक मसल पुलिंग कर रहा है तो एफर्ट कौन ले रहा है? नेक मसल। इस डायरेक्शन में नेक मसल ने एफर्ट लिया। जो स्कल और एटलस का जॉइंट है, दैट जॉइंट इज बेसिकली व्हाट? योर फल्क्रम। दैट इज, क्योंकि जॉइंट हमेशा सेंट्रल पॉइंट का काम करेगा, सो दैट इज योर फल्क्रम। और उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो हमारे अपर जॉ मसल या फेशियल मसल्स जो है वो पुल करवाते हैं। एंड यही पोजीशन की वजह से आपका पूरा का पूरा मूवमेंट हो पाता है, डिपेंडिंग कि आप क्या मूवमेंट अगर करवाना चाहते हो इन योर स्कल एरिया। सो ये होगा आपका फर्स्ट क्लास लिवर। अब सेकंड क्लास लिवर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? सेकंड क्लास लिवर मतलब इस चीज में क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस इन सेंटर, ये चीज सेंटर में आ रही है, एंड उसके आजू बाजू एफ एंड ई प्रेजेंट है। अब इसका एग्जाम्पल, इस सिचुएशन का एग्जाम्पल है, सपोज आपकी बॉडी अगर टो पे रेस्ट कर रही है। इफ यू आर रेस्टिंग ऑन योर टो, यू ऑल कैन डू इट, प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, यू कैन फील ऑल्सो। अगर इफ योर बॉडी इज रेस्टिंग ऑन टोस, अभी इस केस में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसकी वजह से जो आपका फल्क्रम है वो आपके फैलेंजेस के जॉइंट्स होंगे,
वो एक दूसरे को स्टडी रख रहे हैं। तो आपका जो टो है, इमेजिन ये आपका टो, ये आपका फुट के बोन्स, एंड उसके अलावा आपका बाकी जो बोन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें आपको कैसे समझना है, एफ जो होगा दैट विल बी फेलेंजेस के पास एफ प्रेजेंट है। रेजिस्टेंस आपका एंकल पॉइंट लगाएगा ताकि आप बैलेंस मेंटेन कर सको। एंड एफर्ट या पुलिंग कह लो, वो कौन करेगा, काफ मसल्स। सो पुलिंग आपके काफ मसल्स करेगी। सो यहाँ पे काफ मसल्स हेल्प कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये कंडीशन अगर होगी, जब स्मॉल पॉइंट पे बैलेंस करना हो, तब सेकंड क्लास लिवर लगने लगता है। एंड थर्ड क्लास अब कौन बच गया, अब एफर्ट रह गया। सो थर्ड क्लास में क्या होगा, एफर्ट इज इन द सेंटर, मतलब एक एक करके सब एक सेंटर में आते जाएंगे। अगर ये सेंटर में हुआ और इनके इधर साइड कौन प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस एंड फल्क्रम। अब ये कंडीशन कहां होता है, व्हेन यू आर फ्लेक्सिंग योर बाइसेप एंड ट्राइसेप। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फ्लेक्सिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। आपके फोर आर्म्स जब करने हो तब एग्जैक्टली वहां पे क्या क्या हो रहा है। सो अभी आर्म्स जब मूव कर रहे हो, अगर आप फ्लेक्स कर रहे हो तो काइंड ऑफ आपके बोन्स इस तरीके से अटैच्ड होंगे, इस तरीके से वो प्रेजेंट है, एंड योर रिस्ट। अब अगर ये पर्टिकुलर मूवमेंट है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपका रिस्ट है वो जो रिस्ट या फिर कह लो आपका जो भी मसल्स इस पर्टिकुलर आर्म एरिया में प्रेजेंट है, दैट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहां से आप स्ट्रेंथ दोगे, आपके फिस्ट और पाम एरिया से भी आप स्ट्रेंथ दोगे। यू कैन इवन ट्राई इट ऑल्सो, अगर आप फ्लेक्स करना चाहो तो आपका फर्स्ट जो एफर्ट है वो कहां से आता है, फ्रॉम योर रिस्ट रीजन, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। देन पुलिंग कौन कर रहा है, बाइसेप एंड ट्राइसेप। तो बाइसेप पुलिंग करेगा तो वहां पे एफर्ट दिखेगा इस डायरेक्शन में। एंड अगेन यहाँ पे जॉइंट कौन सा एक्टिव है, एल्बो जॉइंट, सो दैट विल बी द फल्क्रम। सो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा तीन टाइप के जो लिवर्स हैं वो समझने हैं। सो बाय मींस आप पूरे के पूरे तीनों सिचुएशन में क्या बात समझाइए, मसल पुलिंग इज इंपॉर्टेंट, किसी न किसी वे में वो मसल की पुलिंग हो रही है, तभी जाके क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जो बॉडी है या फिर कोई भी पार्ट है वो मूव कर पा रहा है। सो मसल पुलिंग लीड्स टू बोन मूवमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट वाला समझा। ओके, फर्स्ट वाला, लेट मी जस्ट शो यू वन डायग्राम। वेट, आपके मॉड्यूल में ही है, मुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना, मैं आपको मॉड्यूल की मदद से समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम की एग्जैक्टली। Okay, can everyone see the screen? Yes, ma'am. Okay, so you have to observe the Yes, first ma'am. one. Wait. Okay. Now, अभी यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? Can you see the effort का direction? Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखो, एक चीज दिमाग में रखो, जितने भी लिवर हमने पढ़े उसमें क्या हमने समझा कि फल्क्रम हमेशा जॉइंट ही होगा, कोई ना कोई जॉइंट ही फल्क्रम होगा, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, राइट? फल्क्रम का मीनिंग ही है सेंट्रल पॉइंट, जो कि मूवमेंट के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जॉइंट क्या हुआ, एटलस और स्कल के बीच का जॉइंट। तो एटलस और स्कल के बीच में जो भी जॉइंट होगा वो पोजीशन पे ध्यान दो, क्या हो रहा है, ये तो आपका जॉइंट हो गया, तो फल्क्रम तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे मूवमेंट कहाँ से होगा, यू कैन ट्राई मूविंग योर नेक ऑल्सो, मीन्स आपका स्कल मूव करने की कोशिश करो, यू विल नोटिस कि आपका स्ट्रेन कहाँ पे आता है, फोर्स कहाँ से आता है, नेक मसल से आता है। अगर आपके नेक मसल में कुछ भी हो जाए, कल को स्ट्रेन या स्प्रेन होता है, ओके, अगर स्टिफनेस आ जाती है तो क्या आप मूव कर पाते हो? बिल्कुल भी नो। अगर आपके नेक मसल्स में कोई भी अफेक्ट होता है तो आप कभी भी मूव नहीं कर पाते। सो एफर्ट या फिर अप्लाइड फोर्स
का डायरेक्शन आप देख लो कहाँ पे है, इन द नेक, मींस नेक मसल्स वो अप्लाई कर रहे हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये जब तक पुल नहीं करेगा नेक मसल, तब तक आपका जॉइंट हेल्प नहीं करेगा कि आपका पूरा स्कल जो है वो मूव कर पाए। और इसके ऑपोजिट में यानी रेजिस्टेंस जो क्रिएट कर पाता है वो फेशियल मसल्स होते हैं, तभी आप पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस भी दे पाते हो वाइल टॉकिंग। तो आपका जॉ मूव करेगा, ओके। और मे बी वाइल टॉकिंग, वाइल नॉडिंग, तो आप बात करते करते आप नॉड करते हो, तो वो नॉडिंग कौन करवाता है? आपके मसल्स, नेक मसल्स मूव करवाते हैं। सो दिस वे इस पूरे फिनोमेना में एफ एग्जैक्टली सेंटर पे आ रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आर एंड ई आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। जब ये हो गया आइडियल पोजीशन कि एफ शुड बी इन द सेंटर, यानी सेंट्रल पॉइंट जो है वो सेंटर में ही रहेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा। दैट इज द आइडियल कंडीशन, इसीलिए फर्स्ट क्लास। बट हमेशा ऐसी कंडीशन मेंटेन नहीं हो सकती, इसीलिए सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास की कैटेगरी भी हमने पढ़ी। अब बात समझ में आई? यस मैम। ओके, नाउ अब इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे हम अब आएंगे, दैट इज अबाउट द डिसऑर्डर। अभी ये बात तो समझ ली, लिवर का अभी क्या करना, अगर बहुत कुछ याद ना हो पाए इट्स ओके, गिव योरसेल्फ टाइम, थोड़ा सा खुद को भी सैचुरेट करो, मैरिनेट करो विद ऑल द इंफॉर्मेशन। इतना रश नहीं करना है कि एक बार में सब कुछ समझ में ही आ जाए। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फर्स्ट। जो भी आप पढ़ रहे हो उस पढ़ाई से रिलेटेड पहले प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे उसकी बातें भी समझ में आने लगेंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो अभी आपको समझना है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, रीजन इज इट इज रिलेटेड टू द डिसऑर्डर, और इसमें कुछ मेडिकल रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आप समझो। ओके, तो अब मेडिकल रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझने के लिए कुछ डिसऑर्डर्स और वो क्यों हो रहे हैं वो देख लेते हैं। दिस वन इज मोर इंटरेस्टिंग, आई ऑलवेज फाइंड डिसऑर्डर पार्ट मोर इंटरेस्टिंग इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट टाइप का डिजीज जो आपको समझना है, दैट इज मायस्थेनिया ग्रेविस। इट इज वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एज की वजह से भी होता है, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एज की वजह से होता है। ऑटो इम्यून है मतलब अपने आप आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एलर्जिक हो चुका है, हाइपर एक्टिव हो चुका है, और इम्यूनिटी सिस्टम अगर हाइपर एक्टिव हो गया तो आपकी बॉडी के खुद के जो सेल्स हैं वो उनको ही अटैक करने लगते हैं और खाने लगते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उसने टारगेट किसको किया है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में दे हैव टारगेटेड द मसल्स, और इसकी वजह से अगर मसल को टारगेट किया यानी मसल सेल्स अब डीजेनरेट होने लग गए, वो उनको अब वो किल करने लग गया, तो इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज एट्रोफी। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में मसल्स पढ़ाया था, आपको एट्रोफी के बारे में बताया था। एट्रोफी मींस लॉस ऑफ मसल या मसल मास का रिड्यूस होना। तो अगर किसी को मायस्थेनिया ग्रेविस है यानी उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में मसल फॉर्मेशन बहुत ही स्लो होता है या ना के बराबर है, और उसकी वजह से वो पर्सन बहुत वीक रहता है। सो द अर्ली सिम्टम्स आपको मिलेगा, दिखेगा वीकनेस, एक तो मसल मास जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, वो पर्सन वीक होने लगेगा, नो स्ट्रेंथ, नथिंग, कुछ भी काम नहीं कर सकते। और अगर वो हो गया तो बोन्स भी लूज होने लगते हैं, और अगर बोन लूज हो गया, सब कुछ हो गया, तो अल्टीमेटली इट कैन कॉज फीटल मींस फीटल इफेक्ट, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। बट मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है, एंड दैट्स व्हाई आपको ओल्ड पीपल उनमें स्ट्रेंथ इसीलिए, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में होने लगता है ये कंडीशन, दैट्स व्हाई उनका जो मसल मास है वो भी रिड्यूस होने लगता है द मोमेंट पर्सन गेट ओल्ड। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीमाइलिटिस। इट इज वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, किनकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ द वायरसेस। विच वायरस? दोज हैव आरएनए। जिन वायरस में भी पोलियोमाइलिटिस का वायरस होगा। सॉरी, पोलियोमाइलिटिस का वायरस होगा। पोलियोमाइलिटिस, यस यू कैन से। Okay,
अभी इस पर्टिकुलर केस में जब वायरस अटैक करेगा, इसकी वजह से ये कहाँ अटैक करता है? इट अफेक्ट्स द मोटर नर्व्स। अगर मोटर नर्व को अफेक्ट कर गया तो इसकी वजह से क्या होगा? हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, इस बारे में डिस्कस किया था। अगर मोटर नर्व अफेक्ट हो गया तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ये भी अफेक्ट हो जाएगा, और अगर ये अफेक्ट हो गया तो न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे एंड इट विल लीड टू पैरालिसिस। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशन। देन नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अभी जो मसल्स हैं, अभी मसल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रोफिन। सो डिस्ट्रोफिन एक्चुअली क्या करेगा? ओवरऑल जो बेसिक फंक्शन है मसल के फंक्शंस का रेगुलेशन, उसके अलावा उनका अदर एक्शंस, तो ये सारी चीजें जो होंगी उनमें हेल्प करेगा। और अगर स्केलेटन मसल्स, मोस्टली स्केलेटन मसल में ये प्रोटीन काम करता है। सो नाउ अभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रहा है, इट मींस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होने लगा इन स्केलेटल मसल्स। बट अब आप बोलोगे ये अचानक से कैसे हो सकता है? सो दिस इज वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये एक्सलिंक्ड है, तो ये फीमेल कैरी करती हैं। अगर फीमेल के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे डिस्ट्रॉफी वाला जीन आ गया तो मतलब उनमें डोमिनेंट होगा, बट अगर मेल में वो आ गया तो वो मेल में पक्का डोमिनेंट होने वाला है, अगर सिंगल एक्स पे भी रहा तो। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है जो फीमेल कैरी करती है मोस्टली, एंड मेल में वो डोमिनेंट हो जाता है। एंड दिस कंडीशन मीन्स अगर डिस्ट्रोफिन नहीं हो पाया तो स्केलेटल मसल वर्किंग नहीं होते, एंड अगेन अल्टीमेटली पैरालिसिस एंड इट कैन कॉज डेथ। सो इनिशियली आफ्टर गेटिंग बॉर्न, इनिशियल फर्स्ट 10 years में इसका असर नहीं दिखता, उसके बाद प्यूबर्टी और उसके बाद क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे इसका असर दिखने लगता है, डेवलपमेंट अचानक से रुक जाती है, एंड बाय द टाइम दैट पर्सन विल रीच 30 इज गोइंग टू डाई। मोस्टली हार्डली 25 to 30 years उस पर्सन की लाइफ होती है if you are suffering from muscular dystrophy. Sorry? Stephen Hawking one. Correct. But he lived very long life. Yes. Yes, ma'am. Because he had the urge to live. Yes, Mehak. मैम ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जब उसकी डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब डिक्रीज हो जाता है, तो मैम क्या होता है? एक और बार बताओ ना। ओके, सो इसकी वजह से अभी अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो जो बेसिकली आपका मसल के सेल्स है, सॉरी मसल का साइटोप्लाज्मा है, तो साइटोप्लाज्मा अफेक्ट करने लगता है, यानी उनका जो साइटोस्केलेटल पार्ट है वो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो मसल्स एज सच उनका शेप, साइज और उनका जो बेसिक फंक्शन है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कैल्शियम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकालना, मैट्रिक्स तक लेकर जाना, मेंटेन नहीं कर पाते क्या? कुछ भी नहीं, ना उनका फाइबर का शेप मेंटेन हो पाएगा, ना उनका कैल्शियम का आयन का मूवमेंट मेंटेन हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी मसल इज नॉट फंक्शनिंग। अंडरस्टूड नाउ? Yes, ma'am. Okay, Yes, shall I ma'am. change the slide? Ma'am, 2 minutes. Okay. नंबर पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। Yes, you can say, but still नाइजीरिया एंड कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वेरी पुअर कंट्रीज, वहां पे अभी भी कुछ केसेस मिलते हैं। Still not eradicated completely from India itself. Okay, done.
मैम 1 second. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज अर्थराइटिस. यही इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द बोन डिजीज. अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स. अभी जॉइंट का इन्फ्लामेशन होगा, इसके 3 कंडीशंस हैं. ये 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज रूमेटॉइड. रूमेटॉइड मतलब ये भी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसमें एंटीबॉडी का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है, और अगर इसका क्वांटिटी इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन? कुछ याद आ रहा है? हमने डिस्कस किया था. मैम वो जो साइनोवियल जॉइंट होता है ना, उसमें जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, उसको जो कवर करने वाला मेम्ब्रेन है वही. करेक्ट. तो साइनोवियल जॉइंट के बीच में जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो इनके फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और इसके प्रेशर की वजह से बहुत पेन होने लगता है. और वो स्वेल होगा तो फ्लूइड कम नहीं हो जाएगा क्या? नो, स्वेलिंग का मीनिंग ही फ्लूइड की वजह से वो स्वेलिंग हो पाए. तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, सो दैट इज नोन एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस. सेकंड इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस. पेन होगा ना फिर उसके. अर्थराइटिस का मीनिंग है कि पेन होने ही वाला है. प्रेशर की वजह से पेन होगा ही होगा. इट इज अ डिसऑर्डर, तो तकलीफ होने ही वाली है. ऑस्टियोआर्थराइटिस नाउ इट इज एज रिलेटेड. जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेजेस हैं उनका उनका डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है. अगर उनका डीजेनरेशन होगा तो फिर क्या होगा, जो हमारे सॉलिड बोन्स हैं वो आपस में टकराने लगेंगे, और उसकी वजह से बेंडिंग के टाइम पे पेन फील होता है. इट इज बिकॉज ऑफ द एज. थ्रू आउट एज जो मसल्स टिश्यूज डीजेनरेट होते हैं उसका इफेक्ट है. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एवरीवन इज गोइंग टू फेस दिस, नॉट नेसेसरी रूमेटॉइड सबको हो. थर्ड वन इज गाउट. गाउट इज समथिंग which occurs because of the uric acid production. अगर जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गया तो उसकी वजह से क्या होते हैं, इनका क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, एंड दैट क्रिस्टलाइजेशन लीड टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स. और अगर कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स का सॉलिडिफिकेशन हो गया, अगेन वो सेम इफेक्ट देगा, तो फिर फ्रिक्शन बढ़ेगा, पेन फील होगा. वो क्या होता है, यूरिक एसिड तो लिक्विड है ना, मतलब एसिड है. हाँ, तो वो क्रिस्टलाइन होने लगेगा. वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइन होगा तो वो जगह घेरेगा दूसरी चीजों पे, और फिर पेन हो जाए. करेक्ट. सो ये 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थराइटिस कंडीशन. दिस एक्ट नॉर्मली, ये नेचुरली आपकी बॉडी में होता है थ्रू आउट एज. जैसे जैसे आप बुढ़े होते जाओगे आपको ये कंडीशन होती जाएगी. बट रूमेटॉइड एंड गाउट जो है वो कंडीशनल बेस्ड है. हो सकता है आपको कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से वो इम्पैक्ट पड़ा हो, आपका लाइफस्टाइल वैसा हो, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, किडनी प्रॉब्लम है. हाँ, अगर आपका किडनी प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं कर रहा. करेक्ट. सो इन सब की वजह से अर्थराइटिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, वन थिंग, एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट क्योंकि ये मीटिंग लिंक अब खत्म हो जाएगा. Yes, ma'am, done. Okay, this is about it. Everyone's homework. Yes. इसके बाद वो दूसरी वाली लिंक ज्वाइन करनी है ना? राइट, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. योर होमवर्क इज to discuss, to get the information about osteoporosis. Okay, इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so automatically ये लिंक अभी बंद हो जाएगा. Then everyone you can switch back to the other link. You can connect that other link. Take a 5 minutes of break. Okay, 5 minutes के बाद आप कनेक्ट हो सकते हो. Okay, ma'am. Okay.